अभी तक जितना किया है उसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हमको अगर दे देगा रैंडमली कोई आर्बिटरी वैल्यू रेजिस्टिविटी का, और उसमें बोलेगा कि ये रेजिस्टिविटी किसी रेजिस्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या किसका होगा, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि रेंज को देख के ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कि रेंज देखकर हम लोग बता सकते हैं कि वो कैसा है। जैसे कि अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, एंड 10⁻7 8 से लेकर ऐसा होता है, 10⁻7 का ऑर्डर से लेकर 10⁻15 16 का होता है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो हम बोलते हैं इंसुलेटर है, अगर इस रेंज का है तो। वही अगर सेमी कंडक्टर होता है तो सेमी कंडक्टर का 10⁻−3 से 10⁻5 6 तक ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके भी इंसुलेटर्स भी आते हैं, तो ये सेमी कंडक्टर होता है। और वही कंडक्टर की बात करें तो सर मोस्टली जो आपका है आवाज निगेटिव ठीक में से ही नहीं आ पावर रहा है। होता है। सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, ठीक है, ऐसा जब होता है तो इसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फास्ट रूल नहीं है, कह रहे हैं कि अगर हम ये जो वैल्यूज है रेजिस्टिविटी का, वो वैल्यूज देख के हम बता सकते हैं कि वो कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये रेंज दिया जाता है। जैसे कि अगर इंसुलेटर्स की बात किया जाए तो ये 10⁻15 तक जाते हैं, 10⁻7 10⁻15। तो ये दिख रहा है कि इसमें हम खुद से भी मल्टीपल करेंगे तो ये हाई वैल्यू है, तो अगर हाई वैल्यू है तो उसे इंसुलेटर बोलेंगे। और वही 10⁻³ से 10⁻5 भी ज्यादा हो गया, 4 तक लगभग रहता है, अगर इस ऑर्डर का होता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सेमी कंडक्टर है। और वही कंडक्टर के लिए जो वैल्यूज होता है ये बहुत कम होता है, यानी कि 10⁻⁻8 10⁻⁹ इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये भी जो रेंज हम लिखे हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का रेंज नहीं है, मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ इंसुलेटर्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर वाले रेंज में भी लाई करते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है लेकिन इंसुलेटर है। तो वो सब चीजें होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है इस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं। और कोई दिक्कत? नहीं सर, लास्ट आप एस चंद का जो नेटवर्किंग वाला एक्सरसाइज था, सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाला, वहां तक करने बोला। वहां तक? एक्सरसाइज बनाने बोला था सर। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत? नो सर। बाकी लोग को स्वयं? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़े तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा, और सीरीज पैरेलल अगर कंबाइन रहेगा तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला और ओम्स लॉ, ये तीनों चीज ही हम हर जगह यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घर में जो सर्किट होता है उसे हम लोग सीरीज में नहीं लगाते हैं बल्कि पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाने के बहुत ही डिसएडवांटेजेस हैं, ज्यादा पावर लॉस सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद एक साथ सब चलाओ, नहीं तो सारे बंद रखो, तो डिफिकल्ट भी होगा हमें यूज करने के लिए। पंखा बल्ब दोनों साथ साथ है, रात में सोना है, पंखा जलाएं तो बल्ब भी जलाएं, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घर में जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं सारे जो होते हैं पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम इंडिविजुअली वर्क भी कर सकें और पावर भी जो लॉस होता है वो कम ही होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी चीज का, इलेक्ट्रिकल पावर।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, हम जो पहले पावर पढ़े हुए हैं उससे डिफरेंट नहीं है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डन डूइंग वर्क को हम लोग बोलते हैं कि पावर है। जैसे किसी भी कार्य को अगर हमें करना हो तो उसमें समय लगता है। हो सकता है कोई लोग होते हैं तुरंत तो काम कर लें, कुछ लोग को ज्यादा समय लगता है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट हमें दिखता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि अगर हम एक पत्थर को ही नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर ले जाना हो, और एक हमारी दादी हो उनको ले जाना हो, तो एज कंपेयर्ड उनसे हम लोग हो सकता है कि जल्दी हम लेके चले जाएं, क्योंकि एनर्जी है अभी, वो ऐसे ही धीरे धीरे चलते हैं तो उठा के ले जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि काम सेम हुआ, एम मास के ब्लॉक को हम एच हाइट तक ले गए, तो वर्क सेम हुआ एम जी, लेकिन समय अलग अलग लगा। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए पावर टर्म आया, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य करने की क्षमता। किसी भी कार्य को किस रेट से हम कर सकते हैं उस चीज को कंपेयर करने के लिए पावर आया। तो ये पावर जो है वर्क डन बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर है तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। क्लियर है। इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सेम वही चीज रहेगा, जूल पर सेकेंड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है। तो यूनिट के लिए हम लोग बोलेंगे कि यूनिट जो है वर्क डन का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड होगा। या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये वाट है, तो वाट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग यही चीज बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। तो फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो ये जो पावर होगा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, और टाइम तो भाई टाइम ही होता है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन जो होता है, अगर एक किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो हम लोग ये वर्क डन बोले थे q इंटू वी, याद है। तो वर्क डन हम लोग w बोले थे कि ये q इंटू वी होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पावर इजकल टू और कुछ नहीं, वर्क डन बाई टाइम है। यानी कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाने का कार्य। जैसे कि अगर हम एक बोले कि ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड को हम पोटेंशियल डिफरेंस दी और जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें भी दिख रहा है। अगर एक चार्ज Q को इस एंड से इस एंड ले जा रहे हैं, तो हमें वर्क Q इंटू वी करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी में हम ज्यादा टाइम में करें, किसी में कम टाइम में करें। तो पावर हम बोलेंगे टाइम डिपेंडेंट है, वर्क डन बाई टाइम। हम बोल सकते हैं Q बाई वी इंटू टी। थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएं तो हमें दिख रहा है कि Q बाई टी को हम लोग करंट बोला करते थे, तो इसे हम करंट को बोल देंगे I इंटू वी। ठीक है। तो I भी, इसी I को हम लोग ओम्स लॉ से V बाई आर लिखते हैं, तो इसे हम V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। V को आई आर लिखते हैं तो आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। यानी कि पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हो गए, और सब कुछ एक ही टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो है वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से हम कार्य कर रहे हैं उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल पावर इज रेट ऑफ electrical power is electrical power is rate at which electrical energy, work done energy, electrical energy is consumed।
ठीक है, यानी कि कितने रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम कितना वर्क कर रहे हैं, बात बराबर है। तो वही चीज ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके फॉर्मूला हम बोल सकते हैं ओमेगा बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। चार्ज पोटेंशियल टाइम दे रखा हो तो क्यू वी बाई टी, करेंट एंड पोटेंशियल दे रखा हो तो आई इंटू वी, करेंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आई स्क्वायर आर, और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि क्वेश्चन में जो सा टर्म दिया होगा उसी चीज के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बोले कि पावर जो है, पावर इजकल टू 1 वाट, ठीक है, तो ये 1 वाट क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा डिवाइस है वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 वाट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम होगा तो उसे 1 वाट कहेंगे। दिख भी रहा है कि वर्क डन बाय टाइम है, अगर 1 जूल का एनर्जी है, वर्क डन हो रहा है और 1 सेकेंड में, तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा 1 वाट, 1 वाट पावर है। ठीक है, इसके फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट हमें दिख रहे हैं। वर्क डन बाय टाइम से रिलेटेड हम लोग सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, तो जो जो चीजें दी हुई रहेंगी उसके हिसाब से हम लोग ये सारे चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ओम्स लॉ भी यूज करा है, V इजकल टू आई आर, तो आई वी होने के बाद यानी वी आई लिख सकते हैं। सारे स्केलर क्वांटिटी हैं तो ज्यादा हमें कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई बल्ब लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेते हैं हम लोग, तो उस पर कुछ पावर लिखा होता है, रेटिंग लिखा होता है। जैसे कि अगर हम बल्ब ही खरीदे हैं तो इस पे लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, ये इसका रेटिंग लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि हम ये बल्ब खरीदे, मार्केट से खरीदे, तो उस पे ये चीज लिखा हुआ रहेगा पैकेट पे कि 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट इसलिए लिखा होता है क्योंकि हम इंडियन सप्लाई में, इंडियन के हाउस होल्ड के सप्लाई में जो भी एनर्जी सप्लाई होता है वो सारा 220 वोल्ट ही होता है। यानी कि वो जो डिवाइस है वो 220 वोल्ट पे वर्क अच्छे से करेगा, ये चीज रिप्रेजेंटेड होता है। 100 वाट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 100 वाट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पे काम करेंगे तो ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी कि इट रिप्रेजेंट्स if bulb is operated at 220 volt, then it will consume energy 100 joule per second, 100 joule in 1 second। ठीक है, 1 सेकेंड में जो है 100 जूल ये एनर्जी कंज्यूम करेगा जब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का लगाएंगे। क्लियर है इतना? हेलो, यस। हेलो। यस सर। ठीक है, तो पावर रेटिंग ये चीज बताता है कि अगर हम लोग किसी भी बल्ब को, किसी भी डिवाइस का हम बात कर रहे हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, बल्ब, जो भी चीज है, सब पे लिखा होता है पावर और पोटेंशियल। पोटेंशियल और लिखा होता है यानी कि हम इसे इस टेम्परेचर पे, मतलब इस टेम्परेचर को इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे हमें इसे वर्क कराना है।
अमेरिका से अगर तुम कुछ खरीद के लाओगे तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है वो 110 वोल्ट यूज होता है। यानी कि वहां के जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं वो यही चीज माइंड में रख के होते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें यूज करना है वो 110 वोल्ट यूज करना है। इंडिया में जो है 220 वोल्ट। ठीक है, और ये जो है कंस्ट्रक्शन का डिफॉल्ट है, यानी कि जहां से सप्लाई आ रहा है उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, इससे कोई भी फायदा नुकसान वाली चीजें नहीं है कि अमेरिका में 110 वोल्ट पे यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत फायदा हो रहा है, हम 220 पे कर रहे हैं बहुत घाटा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो पहले बनाया गया अब उसी के अकॉर्डिंग सब चीज बनता है। ऐसा अगर मान लेते हैं 110 वोल्ट अगर हम इंडिया में सप्लाई करने लगे तो जितने भी चीजें हैं घर में सभी चीज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया में जो भी चीजें सब बनती हैं वो यही माइंड में पुट करके बनती हैं कि जो भी हम पावर देंगे उसके क्रॉस तो 220 वोल्ट रहेगा। खैर, तो ये रेटिंग होता है, पावर रेटिंग, यानी कि अगर किसी भी डिवाइस पे चीज लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी यूज करेगा अगर हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस टू से लगाए तो। क्लियर है इतना? एक चीज और, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। ठीक है, अगर हम बल्ब की ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो ब्राइटनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोई बल्ब ब्राइटर जले, यानी कि ज्यादा तो उससे जितना जितना ज्यादा पावर सप्लाई होगा उतना ही ज्यादा वो ब्राइटर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसे सॉल्व करके बताओ तुम लोग। कह रहा है कि हमारे पास 3 बल्ब है, तो 2 ही लेते हैं। ठीक है, 2 बल्ब है, ए और बी। ए का पावर रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, बी का पावर रेटिंग है 50 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, बोल रहा है कि इफ both connected in parallel then which one will glow brighter। ठीक है, कौन सा जो है ब्राइटर जलेगा। दोनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो इन दोनों बल्ब में से कौन सा जो है ब्राइट जलेगा, ब्राइटर कौन सा होगा बताओ। सर 100 वाट वाला। 100 वाट वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहा है पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में अगर हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कनेक्शन होगा, दोनों के बीच हम घर में 220 वोल्ट यूज करते हैं तो दोनों के पोटेंशियल तो हम 220 वोल्ट का ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसका पावर 1 की बात कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है, तो पावर 1 जो है ये 100 वाट है और बी का जो है पावर 2 है ये 50 वाट है। तो दिख रहा है कि ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ब्राइटनेस जो है अगर हम देखेंगे तो ब्राइटनेस जो होगा वो ए का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों सीरीज में होते तो क्या होता, इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट के क्रॉस में हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर दें
तब क्या होगा, मतलब कि वही चीज कि कौन सा ब्राइटर होगा कौन सा डल जलेगा। बोलो इस केस में क्या सर आएगा? दोनों सेम होगा। सेम होगा, क्यों? बोलो, कुछ तो सोच के बोले होगे। सर करंट तो सेम फ्लो करेगा, और दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, हम्म। इसलिए पावर मतलब अपना कंज्यूम करेगा जितना उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो इसलिए दोनों सेम ही जलना चाहिए। देखो, ब्राइटनेस हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या दोनों इस केस में सेम पावर कंज्यूम करेगा? अगर ध्यान से देखें, ये ए है तो इसका रेजिस्टेंस आर ए होगा, इसका रेजिस्टेंस आर बी होगा। ठीक है, ए और बी का। तो हमारे पास पावर मिला है 100 वाट का। पोटेंशियल दोनों को अगर 220 पे हम रखते हैं तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल हम सेम रखे हैं तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आर ए जो है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, तो चूंकि पावर ऑफ ए 100 है, पावर ऑफ बी जो है 50 वाट है, तो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, फाइंड कर सकते हैं, बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आर ए जो होगा वो लेस देन आर बी होगा। होगा, बोलो। यस सर। जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों से करंट तो सेम जा रहा है, तो ये पावर जो था, ये वाला जो लिखा हुआ था, ये कब था? जब पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट था। ठीक है, इसमें से अगर आई करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, और V1 प्लस V2 जो है 220 है। यानी कि इसके क्रॉस जो रेटिंग है उतना पावर तो कंज्यूम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे हियर हमको क्या दिख रहा है कि जो पावर अक्रॉस ए पी डैश हम बोल रहे हैं, वो हमें मिलेगा आई, करंट सेम है तो आई स्क्वायर इंटू आर ए। और पीबी डैश यानी कि जो कंज्यूम हो रहा होगा वो मिल रहा होगा हमें आई स्क्वायर इंटू आर बी। यहाँ से देखो ध्यान से, तो आर ए कम है तो पीबी डैश जो है वो ग्रेटर देन पी ए डैश है। यानी कि जब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करे हैं, तो जिसका पावर रेटिंग कम है, यानी कि हम इतना ही पोटेंशियल पे करे हैं, ध्यान दें, तो उसमें वो जो है ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस केस में हमें दिखेगा कि ये पावर कंजम्पशन का हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी जो है ज्यादा ब्राइटर होगा ए से। ठीक है, पावर निकालने हमें आता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया ब्राइटनेस के ऊपर। ब्राइटनेस कहने का सिंपल सा इतना ही मतलब है, इतना ही फंडा है कि वो हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा, किसका पावर ज्यादा है। ये बात हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है, तो यहाँ पे पावर रेटिंग जितना तो नए पोटेंशियल दिए हैं, ज्यादा घुमाना होता तो हम पोटेंशियल दूसरा कर सकते थे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे 220 वोल्ट पे 100 वाट है तो ये उतना ही करेगा। तो यहाँ हमें डायरेक्टली दोनों का पावर दिख रहा है। तो ए का पावर ज्यादा है तो ए ज्यादा ब्राइटर है, लेकिन जब हम सीरीज में हमें दिख रहा है कि जब करंट तो दोनों से सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट है और 220 वोल्ट नहीं है। तो 220 वोल्ट नहीं है यानी कुछ और पोटेंशियल होगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग पावर होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं करके कंपेयर करना था, तो आई स्क्वायर आर ए आर बी कर लिए। आर ए चूंकि लेस है आरबी से, तो पावर जो होगा हमारा दिख रहा है कि बी का ज्यादा होगा ए से। क्लियर है इतना?
इसमें कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो पूछ लो। नहीं है? ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड पावर अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में कितने पावर कंज्यूम में पावर है वो फाइंड करें। ठीक है, चलो आसान करने के लिए इसको हटा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है, या तो हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए होगा तो V²/R यूज करने के लिए, या फिर करंट हमें चाहिए होगा कि कितना करंट बह रहा है उससे, ताकि हम I²R यूज कर पाए। तो जो तुम्हारा इच्छा है उसके हिसाब से तुम फाइंड कर सकते हो। आ गया? हो गया? यस सर, वो क्या? 2 ओम के लॉन्ग कितना आ रहा है? सर 50 वॉट। 50। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में है तो उन दोनों का रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, R1 R2 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी कि 18/9 आ रहा है, यानी कि 2 ओम आएगा। तो 2 4 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट जो हमें दिख रहा है 4 ओम दिख रहा है। यहाँ से अगर हम करंट I की बात करें तो ये हमें 20/4 दिखेगा, यानी कि 5 एम्पियर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के से 5 एम्पियर करंट बह रहा है। अब ये 5 एम्पियर यहाँ पे आया, ये 5 एम्पियर जो है 2 पार्ट में गया होगा, ऊपर I1 और इधर I2। ठीक है, तो इस I1 I2 के लिए हम दो मेथड बताए थे, एक तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, तो हमें इस दोनों का कंबाइन जो था 2 आ रहा था, तो यहाँ का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 2 10 वोल्ट हमें मिलेगा। दिख रहा है सबको? 10 वोल्ट मिलेगा तो हम I1 बोल सकते हैं कि I1 जो होगा 10/6 होगा, यानी कि 5/3 होगा, एंड I2 बोल सकते हैं कि ये 10/3 एम्पियर होगा, यानी कि हमको सारे रेजिस्टेंस में करंट तुरंत से पता चलेगा। तो करंट पता चल गया,
तो पावर हमें अगर हम 2 ओम का लिखें, ठीक है, स्कूल के एग्जाम में आएगा तो तुम्हें थोड़ा स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम यहाँ डायरेक्टली बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 5 करंट था तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 50 वाट। वही पावर ऑफ 6 ओम पूछेंगे तो 6 ओम के लॉन्ग करंट जो है वो है 5/3, यानी कि 5/3 का स्क्वायर इंटू 6, तो आ जाएगा 100/3 वाट, ठीक है। अब वही पावर 3 ओम का पूछे तो ये हमें दिख रहा है 10/3 इंटू 3, ये भी 100/3 वाट आ रहा है, ठीक है। 25 नहीं, ऊपर वाले का दूसरा आ रहा है, यस सर। 6 कितना आ जाएगा, 25/9 इंटू 6 इंटू 3, 50/3 आ रहा है, इतना ही आ रहा है सबका। तो मेथड ये होगा सॉल्व करने के लिए, हाँ भाई थोड़ा 2-4 स्टेटमेंट अपने खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उतना कष्ट करना पड़ेगा, उतना कर लेना है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बोल रहा है कि अ बल्ब इज रेटेड 200 100 वाट, 200 वोल्ट 100 वाट, हाँ, 220 है, 220 वोल्ट 100 वाट। बोल रहा है कि व्हेन ऑपरेटेड at 110 volt the power consumed will be, ठीक है। बोल रहा है कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग जो है 220 वोल्ट 100 वाट है, जब उसे हम 110 वोल्ट पे करेंगे तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, क्या सेम पावर करेगा, नहीं, क्या पावर करेगा वो फाइंड करो। आ गया। आ गया।
यस सर। कितना आ रहा है? सर 25 वॉट। 25, ठीक है। देख लेते पहले क्या दे रखा है कि इनिशियली V1 जो है ये कह रहा है कि 220 वोल्ट है, ठीक है। तो पावर जो है ये हमें दिख रहा है कि 100 वाट है। तो हम जानते हैं कि पावर जो होता है V²/R होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वो V² पावर होगा, ठीक है। सेकेंड केस में हमें कह रहा है कि V2 जब हम 110 वोल्ट कर लें तो पावर P2 कितना होगा? रेजिस्टेंस बदलेगा क्या? बोलो। रेजिस्टेंस ये तो कांस्टेंट है हमारा। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V²/P यानी कि V1²/P1 इक्वल टू V2²/P2 होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1/V2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P1/P2, ठीक है। तो V1 V2 दे रखा है, V1 है 220 वोल्ट और P2 है 110 वोल्ट। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें P1/P2 का वैल्यू मिलेगा। P1 का वैल्यू जो दे रखा है वो 100 वाट दे रखा है, P2 चाहिए होगा। तो ये हमें दिख रहा है कि 2 से कट गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P2 जो होगा और कुछ नहीं 100/4 है, यानी कि हमें 25 वाट मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सिंपल सा बस इक्वेशन यूज करा है, ठीक है। बुक में अगर सॉल्व इसका देखोगे तो पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन से आर का वैल्यू निकाला है, फिर सेकंड में पुट करा है, सॉल्व किया है। तो हम आर जब पूछा नहीं है तो मेहनत क्यों करो निकालने में, ठीक है। तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि पावर V²/R होता है। आर रेजिस्टेंस जो होता है कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो पोटेंशियल चेंज करेंगे पावर चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी V²/P जो है कांस्टेंट है, और हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये यूज करने से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काटेगा नहीं ना सर? क्यों, इसमें गलत क्या है बोलो? नहीं सर, गलत तो कुछ चल, नहीं। अगर हो सकता है ज्यादा कुछ दिक्कत बुझाए तो यहाँ पे 1 1 कर लेना और इधर लिख देना R इक्वल टू V2²/P2 कर लिख सकते हैं इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया, यही आएगा। क्लियर है? जैसे कि यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज होता है, जैसे कि A × B इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल टू A2 B2 लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां से यहाँ लिख रहे हैं, नंबर कटने का डर है, तो हम ये काम तो आराम से कर सकते हैं। हम आर फाइंड क्यों करें जब क्वेश्चन में कहा ही नहीं है। क्लियर है? यस। ठीक है। नेक्स्ट है कि कमर्शियल यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या यूज करते हैं? तो कमर्शियल यानी कि जैसे कि हमारे घर में ही है, यूनिट चलता है, बोलते हैं 1 यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट हो गया, 25 यूनिट हो गया, मंथ में 50 यूनिट यूज कर रहे हैं। तो यूनिट किसमें हम लोग मेजर करते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो कमर्शियली यूनिट यूज किया जाता है पावर का, वो यूनिट है किलो वाट आवर। वाट आवर, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम KWH लिखते हैं। इसे पढ़ेंगे क्या? किलो वाट आवर, यानी कि पावर का ही जो है यूनिट,
ठीक है, जैसे कि अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर को हम लोग लिखते थे पावर इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड या फिर 1 वाट, जैसे हम यूनिट वाट 1 ले रहे हैं 1 वाट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किलो वाट आवर कर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो जैसे कि अगर हम पावर की बात कर रहे थे 1 वाट है, ये और कुछ नहीं बल्कि ये एनर्जी बाई टाइम ही था। ठीक है, कोई सा भी यूनिट हो, यहाँ पे एक्स वाई एक्स लिख दो, एक्स वाट है तो एनर्जी बाई टाइम, यानी कि यहाँ से अगर हम बोले तो हमको एनर्जी जो मिल रहा है वो एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि पावर इनटू टाइम ही मिल रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पता करना हो तो हम पावर इनटू टाइम कर सकते हैं। तो इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो ये जूल पर सेकेंड इनटू ये था, तो ये हमें जूल ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पावर का था वाट पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, ये कट जूल पर सेकेंड था और ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, यानी कि जूल इसका यूनिट। एनर्जी का यूनिट वैसे भी जूल होता है, सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते थे कि इसका यूनिट जो होगा वो जूल में होगा। लेकिन अगर हम ये पावर कंजम्पशन बोले कि 1 घंटे तक हो और किलो के टर्म्स में हम लिखें, तो जैसे कि हम जानते हैं यूनिट में कि 1 किलो बराबर जो होता है ये 10⁻³ यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये 1 किलो जो होता है वो 10⁻³ यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 किलो वाट आवर लिखे हैं तो ये और कुछ नहीं लिखे हैं बल्कि 1 × 10⁻³ वाट आवर लिखे हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी है, यानी कि जूल में ही है। ठीक है, ये वाट आवर है, यानी कि हम यहाँ पे ये जूल पर सेकेंड को हम ऐसा लिख दें, काटे नहीं, तो ये हमें दिख रहा है कि ये वाट इंटू सेकेंड है। लेकिन अगर इस सेकेंड को टाइम को आवर में हम रखें तो ये वाट आवर हो जाएगा, यानी कि ये जो टाइम है इसे अगर हम घंटा में रखें तो ये वाट आवर हो जाएगा, यानी कि यूनिट ऑफ जूल ही है जिसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो चूंकि जो हम दिख रहा है कि 100 वाट पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में 100 वाट यूज कर 100 जूल यूज कर रहा है। तो अगर हम 1 घंटे में करेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, तो इसलिए किलोवाट एक बड़ा सा यूनिट है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो इस आवर को अगर हम सेकेंड में बदल दें तो ये हम मिलेगा 10⁻³ इंटू 60 × 60 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 16 ये वाट आवर जो है सेकेंड में बदल गया। तो ये सेकेंड, यानी कि हमें दिख रहा है कि वाट सेकेंड और कुछ नहीं बल्कि हमें जूल ही मिलेगा। तो ये हमें दिख रहा है कि 1 किलो वाट आवर जो है और कुछ नहीं बल्कि 36 × 10⁻5 जूल है, जिसे हम 3.6 × 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये जो है हमारा एनर्जी का एक यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, और इसे हम सिंपल तरीके से जूल में हम लिख सकते हैं। किलो होता है 10⁻3, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60, तो वाट सेकंड दिख रहा है, वाट सेकंड और कुछ नहीं बल्कि जूल है। तो ये कन्वर्जन हमसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर जूल में कितना होगा, तो बस ऐसे लिख देना है। तो ये हमें दिख रहा है कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर हम जूल में लिखते हैं तो इतना बड़ा वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग जो किलोवाट आवर है वो एक बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है यूनिट। जैसे कि ग्राम हो गया और किलोग्राम हो गया, तो ग्राम को हम लोग बोलते हैं कि ये स्मॉलर यूनिट है और किलोग्राम को बोलते हैं लार्ज यूनिट। अगर हमें ग्राम में लिखना हो तो 200 ग्राम, 2000 ग्राम लिखना हो तो 2000 इंटू ग्राम लिखना। वही अगर किलोग्राम में लिखना हो तो 2 kg से काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है
वो थोड़ा हम कम यूज कर सकते हैं, इसलिए इस चीज का यूज होता है। यानी कि अगर हम इतना एनर्जी खर्च कर देंगे तो हम बोलते हैं कि 1 किलोवाट एनर्जी हम खर्च किए हैं, और इससे ही हम घर में या फिर बिजली बिल में जो आता है, जो मीटर बिजली मीटर होता है, उसमें जो रीडिंग होता है वो यही चीज होता है, यानी किलोवाट आवर का रीडिंग करके उसमें दिया हुआ रहता है कि हाँ भाई 1 आवर में आपने जो भी एनर्जी खर्च किया है वो इतना है, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है इतना? तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट खर्च किए, 2 यूनिट खर्च किए, 3 यूनिट खर्च किए, जो भी यूनिट खर्च किए। ठीक है, तो ये भी जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही चीज है। बोलेगा कि पावर इतना है, इतनी देर तक यूज कर रहे हैं तो एनर्जी बताओ, तो पावर इनटू टाइम ही हमें करना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। करा क्या, करेंट of 4 ampere flows through 12-volt car headlight for 10 minutes. To find energy transferred ठीक है, उससे कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ ये फाइंड करना है। करंट दिया है, पोटेंशियल दिया है, समय दिया है। ठीक है, एनर्जी हम लोग जानते हैं पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, हो गया। हो गया। हेलो, इसमें एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी हम लोग जानते हैं कि पावर इनटू टाइम होता है। यहाँ पे हमें करंट और पोटेंशियल दे रखा है, तो पावर हम लोग क्या लिखेंगे, वी आई इंटू टी। तो वी कितना है, 12, 4, टाइम 10 मिनट्स है तो 10 इंटू 60 कर लेंगे। तो ये जो हमें एनर्जी मिलेगा ये जूल में मिलेगा। ये हो जाएगा 200 जूल, 2.88 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 28.8 इंटू 10⁻³ यानी कि किलो जूल।
क्लियर है? यस सर। कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर भी है, are first connected in series then in parallel. Across same potential difference. ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ heat produced in same time. ठीक है, पहले सीरीज में किए हैं, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो सेम टाइम में दोनों केसेस में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों का रेशियो फाइंड करना। फाइंड करो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम सेम कर दिया है तो हीट का जो रेशियो होगा, ध्यान से देखो तो पावर का रेशियो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि रेडी डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस दोनों सेम ही होगा। हो गया? सर 1:4। 1:4, ठीक है, सिंपल सा है। बोल रहा है कि पहले सीरीज में किए हैं, तो यहाँ से ये चीज पढ़ के तो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये सारे चीज की रेजिस्टेंस जो होगा सेम होगा, यानी कि एक बार हमें कह रहा है कि ऐसे दो रेजिस्टेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस V से हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक बार कह रहा है कि हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, V है, ये R है, ये R है, ठीक है। दोनों केसेस में हीट का रेशियो पूछ रहा है, तो यानी कि H1/H2 हमें पूछ रहा है, समय सेम है, ठीक है, हमें H1/H2 पूछ रहा है, समय सेम है, तो हम बोल सकते हैं P1 × T/P2 × T, यानी कि हमसे और कुछ नहीं, P1/P2 पूछ रहा है।
तो फर्स्ट केस में कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें जो करंट आई बह रहा होगा V/2R बह रहा होगा, ठीक है। V/2R है तो या तो I²R कर लेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें 2R रेजिस्टेंस है, I करंट है, तो अगर हम इसमें से पावर निकालना चाहते हैं कि पावर 1 कितना होगा, तो यहाँ से I² इंटू जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R हम कर लेंगे, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, V²/4R यानी कि 2R, यही मिल रहा है। V4 यही मिल रहा है ना, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में टोटल पावर कितना होगा, या तो अलग अलग P1 प्लस P2 कर ले, तो यहाँ से V²/R प्लस V²/R, यहाँ से हमें पावर 2 जो मिल रहा है, ध्यान से देखो तो 2V²/R हमें दिख रहा है। कैसे फाइंड किए, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। इसका अगर हम P बोल रहे हैं तो ये V²/R दिख रहा है, इसका भी उतना ही दिख रहा है, दोनों का जोड़ दिए तो टोटल पावर इतना कंज्यूम होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि V²/2R डिवाइडेड बाई 2V²/R अगर करेंगे तो ये हमें 1/4 मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर इसको ऐसे नहीं बना सकते थे कि जो पावर होता है तो सीरीज और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है और फिर वहां से पावर कैलकुलेट कर लें। मतलब नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो। सर जैसे दो रेजिस्टेंस है, हाँ तो अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐड हो जाता है सिंपली R+R, तो R हो हाँ गया। तो सर हाँ जैसे यहाँ अगर हम P1 अज्यूम करें और उधर P2, तो मेरा जो हाँ P1 P2 का वैल्यू होगा वो सीधा जो पैरेलल में हो जाता है वैसा होगा, मतलब सीधे हाँ उल्टा। तो हाँ सर उस होता है। P1 जैसे P2 कम, डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट। तो बात तो वही चीज है, ठीक है। जैसे कि जब सीरीज में होता है तो पावर अगर टोटल अगर हमें फाइंड करना होता है तो 1/P1 प्लस 1/P2 यानी कर फाइंड करते हैं, और पैरेलल में होता है तो P1 प्लस P2 फाइंड करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में जब हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें शायद पढ़ना नहीं है इसलिए हम वो चीज नहीं भी, जैसे कि सीरीज में है तो ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये है इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो अगर हमें टोटल पावर निकालना होगा तो 1/P1 प्लस 1/P2 हम यूज करेंगे, ठीक है। वही अगर पैरेलल है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो P टोटल अगर हमें फाइंड करना होगा तो P1 प्लस P2 आएगा, यही बोल रहे थे, यस सर। ठीक है। तो ये सर चीज यूज कर सकते हैं। हाँ सर ये जो फॉर्मूला है सर, ये तो निकलता है सर जब हम लोग V²/R यूज करते हैं। हाँ सर अगर I²R यूज करेंगे तब तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा सर। वैसे वैसे तो पूरा गलत हो जाएगा। मोस्टली जो होता है उसमें हमें पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा, तो पोटेंशियल जब यूज करोगे तो क्या आएगा, करंट जो है V के टर्म्स में कुछ आएगा, यस सर। देखो। तो वहां से फिर करोगे तो आ ही जाएगा करंट आई जो हम यूज करेंगे, तो V/R इक्विवेलेंट यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा वो। क्योंकि हमें जो कोई भी सर्किट दिया हुआ रहता है तो उसके क्रॉस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि किसी न किसी बैटरी से या किसी न किसी सोर्स से कनेक्टेड दिया हुआ रहता है। तो जो भी टर्म हम लोग करते हैं वो पोटेंशियल के टर्म में ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मेन जो रीजन है वो ये है कि जो सोर्स ऑफ पावर सप्लाई है तो एक कांस्टेंट पावर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये सारा कुछ आता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें और दो तीन
छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं कि अगर हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कंज्यूम करते हैं तो उसके में कितना पैसा हुआ, कैसे हुआ, वो सब कैसे हम फाइंड करें। फिर जूल से हीटिंग इफेक्ट और उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस, तो उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करो, बाकी जितना भी डाउट होगा तो उसे कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन तुम लोग का शुरू हो गया है ना, ऑफलाइन ही चलेगा, ठीक है। तो उस वीक से हम लोग फिर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब शुरू करेंगे, ठीक है। सर क्योंकि ऑफलाइन शायद शुरू नहीं हुआ, क्या ऑफलाइन शुरू नहीं हुआ है। तुम लोग का भी नहीं हुआ है? नहीं सर, हमारे बैच का होगा भी नहीं शायद। अच्छा, पता नहीं, ठीक है। तो क्योंकि कल परसों हमको भी आना है वहाँ पे, तो हमको लगा हो गया तो उसी में शुरू करेंगे, देखते हैं जैसा होगा, ठीक है। ठीक है, फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, सर बाकी कल कर। हाँ सर ये जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का सर क्वेश्चन सर लखवीर सिंह में था, लेकिन उस वाला टाइप अच्छा अच्छा क्वेश्चंस नहीं था सर। और सर मॉड्यूल में भी देखे तो नहीं है, तो सर उसका एक असाइनमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो एक दो दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब वहाँ जाएंगे तब भी, ठीक है। और बुकलेट में तो देखे क्वेश्चन तो बहुत इजी ही है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर नहीं तो 12th वाला है तो उसमें तो और भी ज्यादा है कि अगर सीरीज पैरेलल दिया हुआ भी है तो उसमें और सारे मेथड्स पढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए, तो वो सभी मिक्स है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना पढ़े हैं उतना ही में छांटना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। और जो तुम लोग का डाउट हो इस चैप्टर में एक बार पूरा पढ़ लो, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो उससे पूछ लेना है, ठीक है। ठीक है, फिर